शादी वाले दिन मेरी पत्नी घर से भाग गई। रिश्तेदार मजाक न उड़ाए इसलिए मेरी माँ ने मेरी शादी अपनी सहेली की बेटी शिवानी से करा दी। लेकिन मैं ये शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि वह अभी बहुत ही छोटी बच्ची थी। मैं घर में सबसे छोटा था, मुझसे बड़े दो भाई और दो बहनें थीं और वे सब शादीशुदा थे। मैं सबका लाडला था। ज़्यादातर ऐसा ही होता था कि मेरे मुंह से बात निकलती नहीं थी, उससे पहले ही पूरी हो जाती थी। हमारा घर एक खुशहाल घर था। एक दूसरे का ख्याल रखना, सम्मान देना और एक दूसरे के काम आना हमारे घर की परंपरा थी। मेरी माँ ज़रा पुराने ख्यालों की मालिक थी। अपने खानदान और आस पड़ोस की बातों को ज़्यादा अहमियत दिया करती थी। मेरी माँ का शुमार ज़्यादातर उन लोगों में होता था जो हमेशा हर काम में इस बात को रखते हैं कि लोग क्या कहेंगे। उनके इस जुमले से हम बहुत परेशान हो गए थे। मेरी माँ को हमारी परवाह नहीं होती थी, बल्कि लोगों की ज़्यादा होती थी कि ऐसा कर दिया तो लोग क्या कहेंगे, हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। बस हर जगह मेरी माँ को अपनी इज्जत और लोग क्या कहेंगे, बस यही दिखाई देता था। कभी कभी तो पापा भी चिढ़ जाते थे। पापा कहते, अरे कहने दो लोगों को जो कहते हैं, किस बात की इतनी चिंता करती हो, लोग भले ही कुछ सोचते भी ना हो। मगर मेरी माँ का वही रटा रटाया वाक्य जो सबको चिढ़ाने के लिए काफ़ी होता था। कभी कभी हालात ऐसे होते हैं कि खुशियों का पता ही नहीं चलता कि खुशियाँ क्या होती हैं। सही कहा है किसी ने, ज़िंदगी बड़ा इम्तिहान उसी का लेती है जो सबसे लाडला होता है। मैं जिस कॉलोनी में रहता था, तनु भी उसी कॉलोनी में रहती थी। वह जब भी कॉलेज जाती तो मैं रास्ते में आते जाते उसे देखा करता और मुश्किल से ही अपने दिल को संभाल पाता था। मगर हमें कहाँ पता होता कि हमारी ज़िंदगी में कब कौन आ जाता है और हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम उसके बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकते। ऐसे ही हाल मेरा हुआ था। तनु इतनी खूबसूरत थी कि कोई उसे एक नज़र देखे तो दोबारा हर किसी का देखने का मन करेगा। वह किसी परी से कम नहीं थी। मैं अपनी पढ़ाई से फ्री हो चुका था और नौकरी नहीं मिलने की वजह से ज़्यादातर मोहल्ले में इधर उधर चला जाता था। एक दिन तनु कॉलेज के लिए निकली तो मैंने रास्ते में ही उसे रोक लिया। सोचा इससे बात करके देखता हूँ क्या कहती है। लेकिन मेरी इस हरकत से वह बहुत घबरा गई थी। मगर मैंने सिर्फ उसके भाई का नाम लेकर उसके बारे में पूछा। आकाश आजकल दिखाई नहीं देता, कहाँ है? उसकी घबराहट देखकर मेरी और कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। मेरी वजह से वह कितनी परेशान हो गई थी। हालांकि उस दिन मेरा पक्का इरादा था कि अपनी मोहब्बत का इजहार करूँगा। इधर मेरी माँ मुझे नौकरी तलाश करने पर जोर डाल रही थी। उनकी एक ही रट थी कि जल्दी नौकरी तलाश करो ताकि तुम्हारी भी शादी कर सकूं। और मैं अभी ये सब नहीं चाहता था। मेरे सभी दोस्त कहते शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, इंसान बस पत्नी और बच्चों में फंसकर रह जाता है, फिर उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रहता। ज़िंदगी के मज़े तो बस शादी से पहले होते हैं, बाद में तो बस सज़ा होती है। मुझे भी अंदाज़ा था कि शादी के बाद इंसान कितना परेशान रहता है। मैंने खुद देखा था क्योंकि मेरे दोनों बड़े भाई शादीशुदा थे और किस तरह से पत्नी और बच्चों के बीच फंसे रहते थे। खैर शादी तो करनी पड़ती है, ज़िंदगी अकेले नहीं करती। मगर मैं अभी शादी नहीं करना चाहता था। मेरा सपना था कि तनु की पढ़ाई पूरी हो जाए तो अपनी माँ को अपनी पसंद बताकर उसका हाथ मांग लूँगा। अभी माँ को कुछ बताने की हिम्मत नहीं होती थी। मैं सोचता था कि तब तक तनु की पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी और मेरी भी नौकरी लग जाएगी। मैं रोज़ फाइल्स उठाता और अलग अलग कंपनियों में अपनी किस्मत आजमाने चला जाता। इन जगहों पर मेरे जैसे और भी न जाने कितने लड़के आने वाले फ्यूचर के सपने सजाए बैठे हुए होते थे। इतने सारे लोगों में से किसी एक की किस्मत जागती और वह भगवान का धन्यवाद करके खुशी खुशी चला जाता। बाकी सब मुंह लटकाए अपनी अपनी फाइल बैग में डालकर किसी और जगह किस्मत आजमाने निकल जाते। ये तो रोज़ का रूटीन बन चुका था। अपनी फ़ाइल के लिए कंपनी में जाना और फिर मुंह लटकाकर वापस आ जाना,
ये सब मेरे साथ ही नहीं होता था, बल्कि सभी लड़कों के साथ ऐसे ही होता था। मैं तनु को आते जाते देखता तो ठंडी आह भरता कि कब मेरी नौकरी लगेगी और कब मैं तनु से शादी करूंगा। तनु के घर के करीब मेरे मोहल्ले का एक लड़का रहता था। उसका नाम समीर था। उससे मेरी ज़्यादा दोस्ती नहीं थी, बस ऐसे ही हाय हेलो हो जाती थी। कभी कभी क्रिकेट टीम में होने की वजह से हमारी मुलाकात हो जाती थी। वह भी आजकल नौकरी की तलाश में था। उसकी भी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। अक्सर मैंने नोट किया कि वह लड़का भी तनु को उसी नज़र से देखता था जिस नज़र से मैं देखता था। मैंने सोचा हो सकता है मेरा वहम हो, या फिर वैसे भी सब लड़कों की ऐसी ही आदत होती है, लड़कियों को ताकते रहना, इसलिए ये भी ऐसे देखता होगा। मगर एक दिन मैंने महसूस किया कि जब तनु वहाँ से गुजरी तो वह लड़का उसे देख रहा था और तनु भी उसे मुस्कुराकर देख रही थी। एक दो बार तो मैंने ऐसे ही नोटिस किया, फिर मैंने ध्यान से देखना शुरू किया तो पता चला कि सच में दोनों की आंखें चार होते ही हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। मेरे लिए ये बात बहुत ही तकलीफ देने वाली थी, लेकिन मैं बेबस था, कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि तनु से मेरा कोई संबंध नहीं था। मैं किस रिश्ते के आधार पर तनु को उस लड़के के करीब जाने से रोकता। मैं तो बस घर जाकर अपने कमरे में पड़ा रहता और प्लानिंग करता रहता कि किसी तरह तनु को अपने दिल के हालात के बारे में बता दूं और उस लड़के से पीछा छुड़ा दूं। मुझे समझ नहीं आ रहा था, एक तो नौकरी की समस्या और दूसरी तरफ मेरी मोहब्बत जो मुझसे दूर जाती दिखाई दे रही थी। मेरी परेशानी दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। मेरे घर वाले भी मुझसे पूछते कि तुम इतना परेशान क्यों रहते हो, जो बात है वह बताओ। तो मैं नौकरी का नाम लेकर टाल देता कि नौकरी नहीं मिल रही, इसलिए परेशान हूँ। आखिर एक दिन मेरी बड़ी भाभी मेरे कमरे में आई। उन्होंने मुझे खूब दिलासा दिया और मुझे दिल की बात कहने पर राज़ी कर लिया। फिर मैंने भी उनके सामने तनु के बारे में सब कुछ बता दिया कि मैं तनु से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा मुझे नौकरी नहीं मिल रही, नहीं तो अब तक तनु को अपने घर ले आता। भाभी ने मेरी हिम्मत बंधाई, मुझे हौसला दिलाया कि परेशान मत हो, जब तुम्हें नौकरी मिल जाएगी तब हम सबसे पहले यही करेंगे, तुम्हारा रिश्ता लेकर तनु के घर जाएंगे। अब मैं दिलो जान से नौकरी की तलाश में निकलता और फिर भगवान की कृपा हुई कि एक जगह मुझे नौकरी मिल ही गई। नौकरी अच्छी थी, मुझे बहुत सुकून मिला और घर वाले भी बहुत खुश हुए। अपनी खुशी में मैं तनु को भी शामिल करना चाहता था। मैंने सोचा भाभी को कहूँगा कि मेरे साथ तनु के घर चलो। तनु और उसकी मम्मी को भी ये खुशखबरी दें और इशारों इशारों में उन्हें बताएं कि हम तनु से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। पहले तो भाभी ने मना कर दिया, लेकिन मेरे बार बार कहने पर वह मान गई। फिर छत पर जाकर मैंने ठंडी सांस ली। इस दौरान मेरी नज़र सामने वाले घर की छत पर खड़े उस लड़के पर पड़ी जो मेरे ख्याल में तनु के साथ सेट था। मेरी सांस वहीं रुक गई। मेरी आंखों में नफ़रत और दिमाग में गुस्से की आंधियाँ चलने लगी, क्योंकि वह सामने तनु से कुछ बातें कर रहा था। तनु की नज़र मुझ पर पड़ी तो वह कमरे में चली गई। मुझे उस लड़के पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं मन ही मन बड़बड़ाता रहा कि मैं इस लड़के को छोड़ूंगा नहीं। कुछ देर बाद वह लड़का भी नीचे उतर गया। फिर मैं सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। इससे पहले कि पानी सर से ऊंचा चला जाए, मुझे कोई कदम उठाना ही होगा। मैं ये सोचते हुए जल्दी से नीचे आ गया। सबने मिलकर खाना खाया। फिर मैंने भाभी को सारी बात बताई और उनसे कहा मम्मी से भी सारी बात करो, उन्हें इस रिश्ते के लिए तैयार करो। मैं जल्द से जल्द ये शादी करना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर भाभी ने मुझे तसल्ली दी और कहा आज ही मम्मी जी को तुम्हारी पसंद के बारे में बताऊंगी। उस लड़के को इग्नोर करो,
मैंने उस लड़के को इग्नोर करने की कोशिश की, मगर मैं अंदर ही अंदर डर रहा था कि कहीं वह लड़का मुझसे पहले ही मेरी तनु को ना ले उड़े। मेरी चिंता देखकर भाभी ने मम्मी को सारी बातें बताई। पहले तो मम्मी नहीं मानी। नहीं, अभी अभी तो नौकरी लगी है, वैसे भी मोहल्ले वाले बातें ना बना दें। लोग क्या कहेंगे कि ज़रूर लड़का और लड़की पहले से ही सेट थे। लेकिन किसी तरह भाभी ने मम्मी को तैयार कर ही लिया। फिर मम्मी और भाभी मेरा रिश्ता लेकर तनु के घर गईं। मैं पीछे से भगवान से प्रार्थना करता रहा कि भगवान करे तनु की मम्मी इस रिश्ते के लिए राज़ी हो जाएं। 2-3 घंटे बाद मम्मी और भाभी वापस आईं। मैं तुरंत उनके पास गया, ये देखने के लिए कि कोई खुशखबरी है या नहीं। मगर मुझे देखते ही वह दोनों अंदर चली गईं। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मेरे दिमाग में कई तरह के ख्याल आने लगे। मुझे लगा बात नहीं बनी। मैं ये सोचते हुए उनके पीछे अंदर चला गया और मम्मी और भाभी के चेहरे को गौर से देखने लगा। वह दोनों पहले नीचे मुँह करके बैठी रहीं, फिर मेरी तरफ देखकर हंसने लगी। मैं हैरान और परेशान हो गया। मैं 2 मिनट तक उनके चेहरे की तरफ देखता रहा। फिर उन्होंने मेरी हालत पर तरस खाकर मुझे बताया कि वह इस रिश्ते के लिए राज़ी हैं। तनु की मम्मी को इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं था। मैं खुशी से चीख पड़ा था। भाभी ने कहा, हाँ भाई, खुश हो जाओ, समझो तुम्हारा काम हो गया। इतने में बाकी घर वाले भी आ गए और सबने मुझे बधाई दी। मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था और मैं खुश कैसे ना होता। मेरी पसंद मुझे मिलने वाली थी। पर दिल में एक ख्याल ये भी था कि तनु को तो कोई एतराज़ नहीं होगा। मैंने चुपके से भाभी से पूछा कि उसकी मम्मी ने अपनी बेटी से पूछा या नहीं, क्या वह इस रिश्ते के लिए तैयार है। भाभी ने कहा, जाहिर सी बात है कि तनु की माँ ने तनु की मर्ज़ी के बिना तो ये रिश्ता तय नहीं किया होगा। और फिर तनु ही चाय लेकर आई थी और जब उसकी मम्मी ने इस रिश्ते की बधाई दी तो वह चुप रही थी, बस हल्की सी मुस्कुरा दी। मतलब माँ बेटी के बीच ज़रूर बातचीत हो चुकी थी और आंटी ने उससे पूछकर ही हाँ की होगी। ये सब सुनकर मुझे बहुत सुकून मिला। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कोई किला जीत लिया हो, सामने वाले लड़के से बाजी मार ली। घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। सब बातें करने लगे थे कि कब शादी का दिन रखें, शादी में ये करेंगे वह करेंगे, और साथ ही साथ मुझे छेड़ भी रहे थे। घर में एक हंगामा समझ गया था। खैर, मैं अगली सुबह तैयार होकर ऑफिस चला गया। जाते हुए तनु के दरवाजे पर नज़र डाली कि शायद वह नज़र आ जाए। मैं उसकी मर्जी जानना चाहता था। मैं अपने कानों से उससे हाँ सुनना चाहता था, लेकिन वह मुझे कहीं नज़र नहीं आई। दिन गुजरते जा रहे थे। फिर एक दिन सबने कहा कि तनु की माँ से शादी की तारीख मांग ली जाए। मामला यूँ लटकाए रखना ठीक नहीं। सब ने फैसला किया कि आज शाम मम्मी और दोनों भाभियाँ तनु के घर जाकर शादी की तारीख तय करके आएंगी। भाभी ने उनकी मम्मी को फ़ोन करके बता दिया था कि आज शाम को हम उनके घर आ रहे हैं शादी की बात करने के लिए। उन्हें भी कोई एतराज़ नहीं था। सभी बहुत खुश थे। शाम को मम्मी और दोनों भाभियाँ तनु के घर शादी की बात करने चली गईं। हम सबको इंतज़ार था कि कब वह वापस आए और पता चले कि शादी की डेट कब की तय की गई है। फिर हम भी वैसे ही तैयारी शुरू करें। मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। 3 घंटे बाद मम्मी और भाभियाँ घर वापस आईं। हम सब उनके आसपास जमा हो गए। पता चला कि 2 महीने बाद की तारीख तय हो गई है। सब ने एक दूसरे को बधाई दी। मैं उस दिन बहुत खुश था। बाकी घर वाले भी खुश थे। शॉपिंग की तैयारियां शुरू हो गई थी। अब मैं भी अंदर से सुकून महसूस कर रहा था। मैंने अपना पूरा ध्यान अपनी नई जॉब पर दिया। मैं चाहता था कि शादी तक अपने बॉस का दिल जीत सकूं। उस दिन के बाद से मुझे तनु कभी नज़र नहीं आई थी।
बहुत कोशिश की मगर उसे देखने में नाकाम रहा, लेकिन फिर भी सुकून था कि अब उसका नाम मेरे नाम के साथ जुड़ चुका है। घर वाले शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। दिन तेजी से गुजरते जा रहे थे। घर में हलचल सी मची हुई थी। समग्र समय के गुजरने का पता ही नहीं चल रहा था। भाभी और बहन दोपहर तक शॉपिंग करती और रात को ढोलक लेकर बैठ जाती। मुझे भी बीच में बैठाकर खूब गाने बजाए जाते। सब खुशियों में मगन थे। मेहंदी वाले दिन मेरे हाथों में मेहंदी लगाई गई। गाने और मेहंदी ने खूब रौनक बढ़ाई। सुबह मुझे दूल्हा बनना था। सारी तैयारियां पूरी थीं। आधी रात के बाद पता नहीं कौन सा समय था, जब मम्मी की डांट खाने के बाद सब लेटे हुए थे, ताकि सुबह के फंक्शन की तैयारी के लिए फिर से ताज़ा दम हो सके। सब लोग सुबह जल्दी ही उठ गए और बारात की तैयारी करने लगे। मैं तो ऐसे ही टहलता हुआ बाहर निकल आया और तनु के घर की तरफ चला गया, लेकिन पता नहीं वहाँ तो बहुत ही खामोशी थी। 3-4 दिन पहले तो वहाँ भी बहुत रौनक थी, लेकिन आज इतनी खामोशी क्यों थी? मैंने भाभी से कहा कि जाकर पता करें सब तैयारी है, पर भाभी ने मना कर दिया कि कुछ देर में तुम्हारी शादी होने वाली है, ज़्यादा उतावले मत बनो। लेकिन मैंने भी ज़िद करके भाभी को तनु के घर भेज दिया। मेरी ज़िद को देखते हुए भाभी चली गईं। थोड़ी देर बाद भाभी वापस आईं तो उनके चेहरे पर थोड़ी परेशानी थी। खुशी में वह गई थी, पर वापस आईं तो उनके चेहरे पर वह खुशी नहीं थी। मम्मी उनका कंधा पकड़कर पूछ रही थी, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? मैं भी भाभी के पास पहुंच गया था। मैंने कहा, भाभी सब ठीक तो है ना? भाभी खामोशी से मेरी तरफ देख रही थी। मम्मी ने फिर से उनसे खामोशी का कारण पूछा तो वह धीरे से बोली, मम्मी जी, जब मैं लड़की वालों के घर गई तो तनु की मम्मी रो रही थी। घर में सब बहुत परेशान थे। मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा। पहले तो मुझे लगा कि बेटी की विदाई में सभी परेशान हैं। जब मैंने दिलासा दिया तो वह मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी। मैं बहुत हैरान हुई। आंटी, आप ये क्या कर रही हैं? भगवान के लिए कुछ बताइए, आखिर बात क्या है? तब वह कांपती आवाज़ में बोली, तनु इस शादी से खुश नहीं थी। वह अभी शादी नहीं करना चाहती थी, मगर उसके पापा ने समझाया था कि अभी नहीं तो जब भी करनी है करनी तो है, और फिर रिश्ता अच्छा है, देखने वाले लोग हैं, तो फिर शादी करने में क्या दिक्कत है? फिर वह खामोश हो गई। हम समझे कि वह शादी के लिए धीरे धीरे खुद को तैयार कर लेगी, लेकिन पता नहीं रात जाने वह कब घर से चली गई, हमारे मुंह पर कलंक लगाकर। आप लोग हमें माफ़ कर दें। ये सो कहकर वह बेहोश हो गई। उनकी बहन ने पानी के छींटे मारे तो वह होश में आई। उनकी हालत बहुत ख़राब थी। भाभी के मुंह से इतना सुनते ही मेरी मम्मी सोफे पर गिर पड़ी और मेरे तो पाँव के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी। भाभी की बताई कहानी सुनकर और ऊपर से मम्मी की हालत देखकर मैं भी परेशान हो गया था। हे भगवान, ये सब मेरे साथ क्यों? मेरा दिल अंदर ही अंदर रो रहा था। सब ने मम्मी को उठाकर बेड पर बिठाया, पानी पिलाया। जिस घर में थोड़ी देर पहले खुशियाँ नाच रही थी, वहाँ अब गम से अंधेरा छाने लगा था। मैं अपने कमरे में आकर सिर पकड़कर बैठ गया। आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? पहले ही मना कर देती, यूँ सबके सामने रुस्वत ना करती। अब क्या होगा? सारे मेहमान आ चुके थे। पंडित जी भी तैयार बैठे थे। बारात जाने के लिए तैयार खड़ी थी। यार दोस्त हौसला दे रहे थे, लेकिन दिल को किसी भी तरह दिलासा नहीं मिल रहा था। कुछ देर बाद मम्मी कमरे में आई और उन्हें देखकर मैं खड़ा हो गया। मैंने मुश्किल से अपने आंसू रोके। मम्मी ने मुझे सीने से लगाया और फिर मेरे आंसू खुद ब खुद बह निकले। मम्मी ने मुझे बेड पर अपने पास बिठाया और बोली, बेटा, जो भगवान की मर्ज़ी होती है वही होता है। उसकी मर्ज़ी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता।
तनु, तुम्हारी किस्मत में नहीं थी। मम्मी ने मुझे बहुत हौसला दिया, लेकिन इस समस्या का जो समाधान बताया उसे सुनकर मेरा सर घूम गया था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मम्मी ने कहा, देखो बेटा, सब मेहमान आ चुके हैं। अगर अब शादी नहीं हुई तो तमाशा बन जाएगा। हमारी इज्जत सरेआम उछल जाएगी। अपने घर की इज्जत बचाने का एक ही तरीका है कि तुम मेरी सहेली की बेटी शिवानी से शादी कर लो। सबका मुंह बंद करने का बस एक ही रास्ता है। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। या तो लोगों के सामने अपनी माँ का तमाशा बनवा लो, या फिर मेरी बताई हुई लड़की से शादी कर लो। लेकिन मम्मी, वह तो अभी बहुत छोटी है और मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। मुझे थोड़ा समय दो, मैंने मम्मी से विनती भरे शब्दों में कहा। लेकिन किस बात का टाइम? तुम्हारी पसंद पर हम सबने सर झुका दिया था। तुम्हारे कहने पर उसके घर रिश्ता लेकर गए थे। तुम्हारी पसंद पर कोई ऐतराज़ नहीं किया। अब अगर भगवान को मंजूर नहीं था तो भलाई इसी में है कि तुम भी खामोशी से भगवान की इस मर्जी पर अपना सर झुका दो और मेरी बात मान लो और उस लड़की से शादी कर लो। हमने भी तो तुम्हारी बात मानी थी कि ना? लेकिन उस लड़की ने अपने माँ बाप की इज्जत का भी बिल्कुल ख्याल नहीं किया। तो उसके बारे में सोचना बेवकूफ़ी है। जो अपने सगे माँ बाप की नहीं हो सकी, वह किसी और की क्या होगी। बस अब मुझे और ज़्यादा परेशान मत करो। मैंने तुम्हारे भाइयों को बोल दिया है, वह होटल में इंतज़ाम करने चले गए हैं। अब अगर तुमने मना किया तो मरा हुआ मुंह देखोगे। मम्मी ये कहकर रोने लगी। नहीं नहीं मम्मी, ऐसी बातें मत करो। भगवान आपको मेरी भी उम्र लगा दे। मुझे आपकी ज़िंदगी बहुत प्यारी है। उससे ज़्यादा कोई भी चीज़ प्यारी नहीं। आप पर मेरी हर खुशी कुर्बान है। मैंने तड़पकर अपनी माँ के कदमों में बैठकर कहा, आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। मैंने अपना सर अपनी माँ की गोद में रख दिया। मम्मी ने अपना हाथ मेरे सर पर रखा और बोली, एक धोखेबाज लड़की के पीछे खुद को बर्बाद मत करो। ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। किसी एक के पीछे ज़िंदगी रुक नहीं जाती। अगर उसने तुम्हारी इज्जत की परवाह नहीं की तो तुम भी सब कुछ भूलकर ज़िंदगी में आगे बढ़ो। मेरी भाभी और बहनों ने बात को संभाल लिया था। मैं बुझी हुई आँखों और भारी कदमों से गाड़ी तक पहुँचा। सजी हुई गाड़ी अब मुझे वीरान लग रही थी। खैर, मेरी शादी हो गई थी। कैसे हुई मुझे कुछ भी नहीं पता। अब मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बस मैंने अपनी माँ को दिया हुआ वादा निभाया था। अपनी सोच में इतना गुम था कि पता ही नहीं चला कब दुल्हन लेकर मैं घर वापस आ गया। मुझे ये सब एक भयानक सपना लग रहा था। ये सब एक रस्म निभाई गई थी, लोगों का मुंह बंद रखने के लिए, या फिर यूँ कहें अपनी इज्जत बचाने के लिए। मजबूरी से ये शादी हुई। मैं सोफे पर किसी लाश की तरह गिर गया। सब मेरी हालत को अच्छी तरह समझ रहे थे। जिस इंसान की होने वाली पत्नी घर से भाग जाए, उसकी जो बेइज्जती होती है वह शायद ही कोई समझ पाए। ऐसा लगता है कि हर देखने वाली नज़र उस आदमी पर हंस रही हो। मैं सर पकड़कर अपने ख्यालों में बैठा था। उसी पल मुझे अपने कंधे पर किसी के हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह मेरी माँ का हाथ था। माँ ने कहा, बेटा कुछ खा लो। वहाँ भी कुछ नहीं खाया। मम्मी को मेरी हालत का अंदाज़ा था। वह जानती थी कि मैं भूखा हूँ। माँ भगवान का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा होती हैं। बिना कहे सब कुछ समझ जाती हैं। मम्मी ने फिर कहा, उठो बेटा, खाना लगा दिया है। मैंने कहा, मम्मी मुझे भूख नहीं है। लेकिन मम्मी ने ज़बरदस्ती की तो मुझे थोड़ा सा खाना पड़ा। खा लिया? भाभी ने कहा। जाओ अब अपने कमरे में। मैंने दया भरी नज़रों से उनकी तरफ देखा, जैसे कहना चाहता था, प्लीज़ अब तो मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती मत करो। मेरी आंखों में बेबसी के आंसू चमकने लगे थे।
भाभी ने मुझे समझाया, बुरी बात है। अब वह तुम्हारी पत्नी है, उसकी जिम्मेदारी उठाना तुम्हारा फ़र्ज़ है। तुम्हारे भले के लिए ही आज की रात सबसे बुरी रात होगी, लेकिन उसके लिए तो ये सपनों भरी रात है। आज की रात के लिए उसने भी ना जाने कितने सपने सजाए होंगे। मैं मरे हुए कदमों से अपने कमरे की तरफ चल दिया। वह कमरा जिसमें रहते हुए एक लंबा समय गुजर गया था, जिससे मुझे बहुत प्यार था। अपने कमरे के अलावा मुझे कहीं भी नींद नहीं आती थी, लेकिन आज वही कमरा मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई अंधेरी गुफा हो। वह कमरा मुझे अजनबी सा लग रहा था। उस कमरे में जाने का मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करता, मजबूरन जाना पड़ा। मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला। मेरी नज़रें उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं थी। थके कदमों के साथ जाकर कुर्सी पर बैठ गया। मुझसे नज़रें नहीं उठाई जा रही थी। दिल पर एक भारी बोझ था। सामने बेड पर जो दुल्हन बैठी हुई थी, उसे अपनी पत्नी स्वीकार करने के लिए मेरा दिल बिल्कुल भी तैयार नहीं था। भला मैं उसे कैसे अपनी पत्नी स्वीकार कर लेता। कल तक मेरे दिल में कोई और थी, किसी और के साथ मैं सपने अपने बुन रहा था। आज अचानक सब कुछ बदल चुका था। और फिर मेरे सामने बैठी लड़की मुझसे उम्र में बहुत छोटी थी। मैं उसे अपनी पत्नी का स्थान कैसे दे सकता था। मैंने जूते उतारे, उन्हें साइड में रखा और अपनी शेरवानी उतारने लगा। तभी अचानक मेरी निगाह अपनी दुल्हन की तरफ गई, और ये देखकर मैं हैरान रह गया। वह बेड पर मज़े से सो रही थी। सोते हुए वह बहुत ही मासूम सी बच्ची लग रही थी। मैं सोचने लगा, ये जुल्म नहीं तो और क्या है। मेरे घर वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या ये मेरी पत्नी बनकर रह सकती है? क्या मैं इसे पत्नी का स्थान दे सकूंगा? क्या ये पत्नी होने के मायने भी समझती है? पत्नी होने के क्या हक होते हैं? क्या वह उन्हें पूरा कर पाएगी? हे भगवान, मेरे घर वालों ने ये क्या कर दिया। मैं उस लड़की को देखते देखते सोच रहा था। धीरे से अपने बेड पर आया और एक तरफ लेट गया ताकि उसकी नींद खराब ना हो। पता ही नहीं चला कि कब आँख लगी और कब सो गया। जब आँख खुली तो ऐसा लगा जैसे अभी अभी सोया था और अभी अभी जाग गया। सूरज बहुत जल्दी निकल आया हो, ऐसा महसूस हुआ। करवट बदली तो चौंक कर एकदम सीधा होकर बैठ गया, क्योंकि मेरी ज़बरदस्ती की पत्नी मेरे पास बैठी हुई मुझे मुस्कुरा कर देख रही थी। मुझे अचानक इस तरह से चौंकते देखकर वह खुलकर हंस पड़ी। आप तो डर गए। मैंने कहा, नहीं नहीं, डरना किस बात का। मैंने गला साफ करते हुए धीरे से कहा। फिर वह कहने लगी, आप रात को बहुत देर से कमरे में आए। उसने मेरे हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा। मैं उसकी इस हरकत से एकदम चौंक गया। मेरे माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। मैं जिस छोटा और मासूम समझ रहा था, वह इतनी भी मासूम नहीं थी। मैंने कहा, हाँ, थोड़ी देर हो गई थी। मैंने झट से अपना हाथ छुड़ा लिया और फिर पूछा, तुम सो रही थी? उसने कहा, हाँ, मुझे जल्दी नींद आ जाती है, आप मुझे उठा देते। उसने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा। मैं उसकी इस बात पर हैरान रह गया। मैंने कहा, नहीं, मैं भी थका हुआ था। मैं जल्दी से उठा और फ्रेश होने चला गया। मेरा इस कमरे में एक मिनट भी रुकने का मन नहीं कर रहा था। जैसे ही तैयार होकर बाहर जाने लगा, वह बोल पड़ी, आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा, कहीं नहीं, अभी आता हूँ। ये कहकर मैं टीवी रूम के सोफे पर जाकर बैठ गया और छत को घूरते हुए सोचने लगा, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर मेरा ध्यान तनु की तरफ चला गया। क्या तनु सामने वाले लड़के की तरह महसूस कर रही थी? वह बार बार मुझे ही देखे जा रही थी। मुझे उसकी नज़रों से उलझन हो रही थी। तभी उसने कुछ ऐसी बात कह दी कि मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। शिवानी बोली, सुनिए, क्या आप वो हैं? मैं उसकी बात का मतलब नहीं समझा था, या फिर समझकर भी ना समझने का नाटक कर रहा था। मैंने कहा, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं समझा नहीं। उसने फिर कहा, मुझे लगता है तुम वो हो। इस बार मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, देखो, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ और मुझसे इस तरह की बातें करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी बात पर वह खिलखिलाकर हंस पड़ी और कहने लगी, हमारी शादी को कुछ महीने हो गए हैं, लेकिन तुम मेरे पास ही नहीं आते। तो मैं समझी कि तुम नामर्द हो। लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम नामर्द भी हुए तब भी मैं तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी गुजार लूँगी, क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। शिवानी के नामर्द वाली बात पर मुझे गुस्सा आ गया था। मैंने शिवानी से कहा, मैं नामर्द नहीं हूँ। मेरी बात पर शिवानी की आंखों में फिर शरारत भर आई थी, और फिर उस रात मैंने शिवानी पर साबित कर दिया कि मैं नामर्द नहीं हूँ। शिवानी को बाहों में भरते ही किसी और का ख्याल
मेरे दिमाग में दूर दूर तक नहीं था। अब सिर्फ शिवानी ही मेरी ज़िंदगी थी। शिवानी ही मेरी मोहब्बत थी। मेरी और शिवानी की शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत हो चुकी थी और मैं शिवानी के साथ बहुत खुश था। दिनों दिन हमारी मोहब्बत बढ़ती जा रही थी। कभी कभी तो मुझे खुद पर हैरत होती कि फिर भला वह क्या था जो मैं तनु के लिए महसूस करता था, क्योंकि अब तो मेरे दिल में तनु का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। कुछ समय बाद पता चला कि समीर वापस लौट आया है, लेकिन तनु नहीं आई थी। मुझे पता था कि तनु और समीर साथ गए थे। समीर के माँ बाप को भी पता था कि तनु और समीर साथ गए थे, लेकिन जब समीर आ गया तो तनु क्यों नहीं आई? तनु के माँ बाप को शायद पता नहीं था कि वह किसके साथ गई थी। वह तो यही समझ बैठे थे कि उनकी लड़की घर से भाग गई है और किसी के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही होगी। लेकिन समीर को देखकर मुझे तनु के लिए इंसानियत के नाते चिंता होने लगी थी। पता नहीं वह कहाँ कहाँ धक्के खा रही होगी, लेकिन जो कुछ उसके नसीब में हुआ है खुद उसने ही अपने हाथों लिखा है। शायद माँ बाप का दिल दुखाने वाली लड़कियों का यही अंजाम होता है। वह कभी ज़िंदगी में खुश नहीं रह सकती। माँ बाप के फैसले कभी गलत नहीं होते। मैंने शिवानी पर एक प्यार भरी नज़र डाली। वह भी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मेरी ज़िंदगी में अब किसी बात की कमी नहीं थी, लेकिन इंसानियत के नाते मैं सब कुछ जानकर भी अनजान नहीं बन सकता था। मैंने तनु के माँ बाप को सारी सच्चाई बता दी समीर के बारे में। फिर जब समीर के माँ बाप ने पुलिस के जरिए समीर से पूछताछ की तो उसने सच उगल दिया कि वह तनु को साथ लेकर गया था। वह बिना शादी के ही एक साथ रह रहे थे। समीर ने बताया, 2 महीने तक साथ रहने के बाद मैंने तनु को छोड़ दिया। तनु डर की वजह से अपने माँ बाप के पास नहीं आना चाहती थी और कहीं छोटी मोटी नौकरी करके अपना गुजारा कर रही थी। पुलिस के जरिए तनु के माँ बाप उसे वापस ले आए। अब वह इस इंतज़ार में बैठे हैं कि किसी अच्छी जगह तनु की शादी हो जाए। कहानी के अंत में इतना ही कहना चाहूँगी कि शादी एक पवित्र बंधन होता है। इसमें लड़के और लड़की दोनों की रजामंदी ज़रूरी होती है। अगर अपना होने वाला जीवन साथी आपको पसंद नहीं तो अपनी पसंद के बारे में अपने माँ बाप को बताएं। हो सकता है आपके माँ बाप आपको समझें और सही फैसला लेने में आपकी मदद करें। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ज़रूर बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे एक और नई कहानी में। जब तक के लिए आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद।